नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ आप देख रहे हैं क्योंकि मुद्दा बहुत खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं दंगल की। दंगल बहुत दिन से चर्चा में थी कि दंगल एक आमिर खान की फिल्म थी और आमिर खान ने कुछ दिन पहले विनेश फोगाट से बात की थी और लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं आमिर खान दंगल 2 की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था पेरिस ओलंपिक में, सभी जानते हैं जबरदस्त प्रदर्शन करके वो लौटी थी और वो कमाल का प्रदर्शन उनका वहां था। और जैसा कहा जाता है, और एक फिल्म का ही मैं डायलॉग आपको बताऊंगा। फिल्म का नाम है शोले। शोले फिल्म में था कि जब लोहा गर्म हो तो मार दो हथौड़ा। तो यानी लोहा गर्म है, पॉपुलैरिटी हाई है और उसी हाई पॉपुलैरिटी को कांग्रेस ने भुनाया है। और इस समय आज अभी से कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय में विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और उनके साथ दूसरे पहलवान, चैंपियन पहलवान जो टोक्यो ओलंपिक जो 4 साल पहले हुए थे, बजरंग पूनिया, वो मेडल लेकर लौटे थे। ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए वो जीत कर आए थे। लेकिन दोनों ही पहलवान पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए चर्चा में बने हुए थे। आरोप था यौन शोषण का, जिसका वो सामना कर रहे हैं दिल्ली की कोर्ट में। वो मामला चल रहा है और उस मामले के बीच में बहुत गहमा गहमी हुई। बहुत लंबे समय तक पहलवानों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, जंतर मंतर पर बैठे। कभी सरकार ने मनाने की कोशिश की। तीसरा एक प्रमुख चेहरा और थी साक्षी मलिक। उन्होंने दोनों पहलवानों के आज कांग्रेस ज्वाइन करने पर सवाल उठाए हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाए हैं। दोनों पहलवानों ने क्या किया जिन्होंने कहा है, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं पैनल का परिचय करा दूं। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, सीधे रायबरेली से जुड़े हुए हैं गौरव अवस्थी जी। बड़ा लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, लगभग 3-4 दशकों का अनुभव है और उस क्षेत्र को पहचानते हैं जिस क्षेत्र से ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं। गोंडा से, गोंडा उनका इलाका है। कैसरगंज के वो सांसद रहे हैं, अभी उनके बेटे वहां पर सांसद हैं, तो उस इलाके को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इस राजनीति को भी जानते हैं। कई बड़े प्रमुख अखबारों की जिम्मेदारी देख चुके हैं, स्वतंत्र लेखन भी करते हैं। सारी दुनिया इनको पहचानती है। दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मथुरा। और जिस तरह से महाभारत के युद्ध में संजय ने नजर रखी थी कुरुक्षेत्र के मैदान पर, डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी उसी तरह निगाह बनाए रखते हैं हरियाणा पर। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तीसरे पत्रकार जो कांग्रेस को करीब से देखते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, राजनीति में भी दखल रखते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। वो बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे नियमित गेस्ट हैं जिन्हें आप पहचानते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद त्यागी जी। कांग्रेस का क्या रुख है, कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी हम प्रमोद त्यागी जी से जानेंगे और समझेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम है वीरपाल सिंह जी, पूर्व सैनिक हैं। सेना से रिटायर होने के बाद, देश की सेवा करने के बाद इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये भी हरियाणा से बिल्कुल सटा हुए इलाके से आते हैं, वहां की राजनीति के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन सब से हम समझेंगे कि ये मामला क्या है। क्योंकि जब ये दंगल 1 हुआ, यानी कि हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, जब पहलवानों ने मोर्चा खोला, और ये सब मेडल विनर्स पहलवान हैं। भले ही विनेश फोगाट ओलंपिक से खाली हाथ लौटी, लेकिन वो भारतीय कुश्ती का जाना माना परिवार से वो आती हैं। उनके ताऊजी महावीर फोगाट, जब से दंगल फिल्म आई है, घर घर में उनकी पहचान है। उनकी बहन बबीता और गीता, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीते। इसके बाद विनेश भी अलग अलग प्रतियोगिताओं में, भले ही ओलंपिक में नहीं जीत पाए, लेकिन अलग अलग प्रतियोगिताओं में इन्होंने मेडल जीते, देश का नाम ऊंचा किया। और बड़ा रसूख, बड़ा साख है इनकी। लेकिन इनके परिवार की जो 2 बहनें हैं, गीता और बबीता, वो अलग पाले में है। भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथाइजर उनको माना जा सकता है। योगेश्वर दत्त एक और बड़े पहलवान हैं, वो भी बीजेपी के हक में बात करते हैं। और बहुत दिनों से, जब से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये अपने रुख पर अड़ी रही, तब कई लोगों ने आरोप लगाए कि शायद कांग्रेस इस आंदोलन को हवा दे रही है,
क्योंकि कुश्ती संघ के जो प्रमुख थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, उनका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और दूसरा हुड्डा परिवार जो हरियाणा से आता है, वो भी कुश्ती पर दखल देना चाहता है, असर बनाना चाहता है। उसकी कोशिश थी कि कुश्ती संघ पर, ऐसे कई लोगों ने आरोप लगाए कि कुश्ती संघ पर वो अपना कब्जा जमाए। स्थिति बदलती चली गई, आरोप बहुत जबरदस्त लगे। भारतीय जनता पार्टी को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा गया, प्रधानमंत्री को घेरा गया, गृह मंत्री को घेरा गया। और वो तस्वीर जब संसद की नई इमारत का उद्घाटन हुआ तो कई लोगों ने देखा जब पुलिस के साथ भिड़ंत हुई इन पहलवानों की और तिरंगा हाथ में लिए विनेश फोगाट की तस्वीरें आई जहां वो जमीन पर गिरी हुई थी। बहुत लोगों की सहानुभूति उस समय उनके साथ जुड़ी। और अभी हाल फिलहाल में जब पेरिस ओलंपिक में वो गई और वहां कमाल का प्रदर्शन किया, तो जो जापान की पहलवान थी जो अनबीटेन थी 82 बाउट से, उसको हराया और सीधे फाइनल तक पहुंची। और उसके बाद पूरे देश के अंदर तहलका मच गया। वहां वो मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन उनका खुद का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया उनकी शख्सियत का कि जब वो लौट के आई तो एक विजेता की तरह उनका स्वागत हुआ। दीपेंद्र हुड्डा खुद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से काफिले के तौर पर वो निकली और वो काफिला जब हरियाणा तक पहुंचा तभी एक तस्वीर क्लियर हो गई कि शायद इनकी अगली मंजिल राजनीति होगी। वो रास्ता जो आगे बढ़ रहा है वो अब खेल के मैदान में नहीं जाएगा, क्योंकि वो संन्यास का ऐलान कर चुकी थी। वहीं से उन्होंने एक्स हैंडल पर लिख दिया था। उसके बाद 4 सितंबर को वो राहुल गांधी से मिली और आज कांग्रेस ज्वाइन करने के कुछ समय पहले वो जाकर मिली मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये तस्वीर आज तक की मैंने बताई है। अब हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किस तरह की चीज है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा आपको, जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक पर नजर रखते हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं सारे मामले? नमस्कार मासूम भाई। देखिए, हरियाणा का मसला तो शुरू से ही ये संकेत दे रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तो विनेश फोगाट और पूनिया साहब सब धरना प्रदर्शन पे लगे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी अपने छत्र को डिफेंड करने में लगी हुई थी। शायद प्रभावशाली ना होते बृजभूषण शरण सिंह तो अब तक वो राजनीति से बेदखल भी हो चुके होते। ये स्पोर्ट जो जिस इलाके से वो अपना प्रभाव कायम किए हुए हैं आज से नहीं दशकों से, गोंडा कैसरगंज, वहाँ वो अजय स्थिति में है और उनकी बड़ी मजबूत स्थिति है। इसको भाग के और दूसरा एक जो भाजपा का अंदरूनी समीकरण है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा था काफी। हालांकि एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का चाहता था कि बृजभूषण शरण सिंह इसी मसले में निपट जाए, लेकिन वो अपने को बचा ले गए और बेटा उनका सांसद बना हुआ है। अब जो आज तस्वीर बदली है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के साथ, शायद अभी हुई कि नहीं आधिकारिक रूप से, लेकिन वो शामिल ही मानी जाए, तो अब ये राजनीति का दंगल जो है वो कुश्ती के अखाड़े से बहुत बड़ा अखाड़ा है। वो तो एक साइज का अखाड़ा होता है जिसके अंदर आपको दांवपेच दिखाने हैं और इसमें अभी आपको इस अखाड़े में अपनी शुरुआत करनी है। तो उस अखाड़े में आप कौन से दांव आजमाएंगे, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा रहस्यमयी है। वहाँ इतने अंदर खाने राजनीति चल रही है, अब उसमें विनेश फोगाट कहाँ पर सेट होंगी। अभी तो साक्षी मलिक का भी नाम आ रहा है, हालांकि पहलवानों का गढ़ है हरियाणा। तो अब ये देखना है कि विनेश फोगाट ओलंपिक की तरह की गलती करके पदक से बाहर होगी या चतुराई से अपने राजनीति का प्रदर्शन करते हुए अपने लिए अपना कोई नया स्पेस बना के आगे बढ़ने की रास्ता तय करेगी। तो अभी देखना ये बाकी है कि क्या, और दिलचस्प भी होगा कि विनेश फोगाट को कहाँ से उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, बजरंग पुनिया को कहाँ से उतारा जाएगा। दोनों खेमे में पहलवानों की एक जमात मौजूद है और अब राजनीति के अखाड़े में दो हाथ की बारी आ चुकी है और अगले महीने सब साफ भी हो जाएगा जब रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में। तो अब विनेश फोगाट कितनी सफल हुई कि उनको अखाड़े में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस तरह से उनकी फतेह होती है या पराजय होती है, अभी ये देखना बाकी होगा।
निर्णय तो इस पे अटकलें और संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि वो कांग्रेस उनके पीछे मजबूती से खड़ी है, तभी वो उस लड़ाई को, राजनीतिक लड़ाई को लड़ रही थी। और अपने मुख्य गेम की लड़ाई में वो ओलंपिक में पदक से बाहर हुई। किसकी गलती, किसकी साजिश, इस पे अभी कुछ बाहर आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया, उसको कोई पता नहीं चला। तो अब आगे की लड़ाई और आगे का दंगल बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस पे हमेशा हमारी सबकी नजर रहेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपने दांव आजमाने उतर चुके हैं कि किस तरह से कौन साजिश के साथ और उस साजिश के पीछे कौन था, उसको प्रूव करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उनके पास एक कारण आ गया है। तो ये आगे की जो एक महीना है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है हरियाणा की राजनीति में और देश की राजनीति में। जी दादा, आपने बताया ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले, एक आध दो दिन पहले की बात है, एक गोंडा में कार्यक्रम था जहां वो रोने लगे। तो ऐसा लगा कि लोहा पिघल गया है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े पहलवान हैं और उनको लोग लॉगर हेड करते हुए ही देखते हैं। कभी वो कमजोरी दिखाते नहीं है इस तरह से कम सामने तो नहीं आता कि उनके अंदर कोई कमजोरी है या इस तरह का कुछ है। मतलब वो कमजोरी जाहिर नहीं करते हैं कि उनके अंदर कोई कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी वो खुलकर चैलेंज करते रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दबंग माने जाते हैं। तो क्या उनको मतलब पहले सांसदी गई, आरोप का वो सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाने वाले अब राजनीति के अखाड़े में खुल के आ रहे हैं। तो क्या उनकी मनस्थिति है अभी? देखिए, मनस्थिति, ये राजनेता जो होते हैं या अभिनेता, इनकी नकल करते हैं। असल अभिनेता तो असली जिंदगी में, असली पर्दे पर, बड़े कैनवस पे वो ज्यादा राजनीति करते हैं और इनको मौका दे के रोना, गाना, चिल्लाना, रहना सब आता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें तो लगता है कि इस लड़ाई में वो अपने छोटे बेटे को भी अपनी भावी पीढ़ी में एक और व्यक्ति को वो बना ले गए, इस्टेब्लिश कर ले गए। आगे का रास्ता ये तो सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल राजनीति छूटेगी। हमारी भावी पीढ़ी का रास्ता इस लड़ाई पे खुल गया। ये अंदर खाने उनको कहीं लगता होगा कि इस लड़ाई का एक फलसफा ये भी है कि हमारी भावी पीढ़ी में एक बेटा विधायक है, एक सांसद है, और किसी पिता को क्या चाहिए कि उसकी फील्ड को संभालने के लिए दोनों बेटे इस तरह से इस्टेब्लिश हो जाए और उनके सामने वो अपनी राजनीति को जमा ले जाए। और योगी आदित्यनाथ जी का जो आपने जिक्र किया, वो उनकी अदावत पुरानी है। और इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग बिना नाम लिए चाहता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं पर उनका खात्मा हो जाए, इस राजनीति का, उनकी राजनीति का और गोंडा कैसरगंज का वो इलाका जो 5-6 जिलों में उनका प्रभाव है। आप देखिए कि उनके पास 70-75 कॉलेजेस हैं तमाम तरह के। उनके पास एक इतनी अपनी वर्क फोर्स निजी है उनके पास कि उनको डिगाना तो बहुत कठिन काम है। दूसरा ये कि उनके ऊपर केंद्र में भी वरिष्ठ नेता का एक हाथ है। तो इसलिए भी वो इस झंझावात से निकलकर फिर अपने को प्रमाणित करने में जुटे हुए हैं। और हरियाणा की जो आने वाले चुनाव में उनको शायद भारतीय जनता पार्टी उपयोग करेगी, क्योंकि उनके साथ जो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कांग्रेस के इशारे पर किस तरह से साजिश की जा रही थी भाजपा नेता को और भाजपा को बदनाम करने की। तो अभी ये रोना गाना कोई नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। ये एक राजनीतिक स्टाइल हो सकता है और जनता की अदालत में जाना। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रमोद त्यागी जी भी मौजूद हैं। त्यागी जी से समझ लेते हैं कि त्यागी जी, ये हो क्या रहा है? आप पहलवान, महिला पहलवानों के कंधे पर रखकर आपकी पार्टी बंदूक चला रही थी। अब तो पहले तो ये स्थिति थी कि साफ छुपते नहीं, सामने आते नहीं। अब तो आप बिल्कुल खुल के आ गए हैं सामने। प्रमोद त्यागी जी। यह एक राजनीतिक संगठन है। कोई भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन या वो व्यक्ति, उसका ये कर्तव्य बनता है कि देश की सामाजिक या कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसको उठाना। कांग्रेस पार्टी वर्तमान में देश की विपक्षी पार्टी है। उन्होंने एज ए राजनीतिक तौर पे नहीं, और उस पर भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इतना बड़ा धब्बा इस देश पे लगा कि
एक जो महिला पहलवान, जो पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया विश्व पटल पर, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उनके साथ इतनी दुर्दशा की गई। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रूफ दिए, बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। जो कानून है देश का, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत जेल में डालना चाहिए था, वो उसमें कुछ नहीं हुआ। उल्टा महिला पहलवानों को दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां जो भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक जगह दी हुई है, जंतर मंतर, वहां उन्होंने अपना बात रखने के लिए धरना दिया। वहां से उनको साथ मार पिटाई गई, बदतमीजी की गई महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ। जिन पहलवानों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की थी, उनको मेडल जीतने पे, देश का नाम रोशन करने पे, वो गांव के लोग थे। ये पहलवान, ये किसान परिवार से आते हैं सारे। मैं भी जो है किसान परिवार से आता हूं। मैं भी भारतीय सशस्त्र सेना में काम कर चुका हूं, इंडियन एयरफोर्स में। तो गांव के लोग ही सारा देश की रक्षा करते हैं, अन्न उगाते हैं। खेलों में भी ज्यादातर आपको गांव के ही लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों को ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो इतना बड़ा पाप करते हैं, जो सब में इसमें कोर्ट की में केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट की जरूरत नहीं है। आम भारतीय जनमानस को मालूम है कि किसके से कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन एक रामायण में लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये जो चौपाई है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी पे सटीक बैठती है। इन्होंने किसी जन्म में तप किया होगा, जो ये इतने ऊंचे पद पे हैं, इतनी ताकत है, इतनी पावर है इनमें। लेकिन इस जन्म में ये जो लोग पाप कर रहे हैं, इसका भगवान इनको उचित दंड जरूर देगा। और वही है कि अभी भी देखिए, पाप जो है शुरू में बड़ी तेजी से फलता फूलता है। गलत लोग बहुत तेजी से फलते फूलते हैं, लेकिन एक दूरी के बाद उनका फिर पता नहीं चलता वो कहां चले गए, उन्हें बहुत बड़ा दंड मिलता है। कहते हैं कि जब पाप ज्यादा करता है कोई व्यक्ति और करता जाता है, तो भगवान उसके कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जो है भर के फूटेगा उसका। तो वो पाप का घड़ा भर के फूटता बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इसको देखा। हमारे देश की जिन्होंने मान सम्मान किया, उनके साथ इतनी बुरा बर्ताव हुआ उनके साथ। तो इसमें इससे ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से मैं ये नहीं समझता क्या हो सकता है। वो भी महिला पहलवानों के साथ जिन्होंने ये आरोप लगाए, उन पे उसे छोड़ दिया गया। जिन आरोप में किसी को भी 7 साल 10 साल के लिए बंद कर देते हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक राजनीतिक साजिश आप लोगों ने की। ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने कुश्ती को इतना बढ़ावा दिया, 2011 से वो कुश्ती संघ को देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के पहलवान, हरियाणा के योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान उनके पीछे खड़े हैं। कोई आरोप आप साबित नहीं कर पाए, कोई प्रमाण आप दे नहीं पाए, इस तरह का कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं लाइव इसी कार्यक्रम में, उनकी बात भी सुन लेते हैं। वीरपाल सिंह उनका नाम है। आप जिस तरह से भारतीय सेना में रहे हैं, वो भी सेना में रहे हैं, और आप कांग्रेस में हैं, वो बीजेपी में है, उनकी बात को भी समझ लेते हैं। वो भी एक जाट परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, उनका क्या कहना है। उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा और फिर विद्यार्थी जी से भी समझूंगा कि मामला दरअसल है क्या। जी वीरपाल जी। धन्यवाद। जी वीरपाल जी, क्या कहेंगे आप। नमस्कार जी। मेरा कहना यह है इस बारे में कि जो ब्रजभूषण पे जो आरोप लगाए हैं वो राजनीति तहत गलत हैं, और जाट पहलवान जो हमारी महिला पहलवानों का सम्मान करना चाहिए, ये बात सत्य है। महिला पहलवान थी, बहुत अच्छा देश का नाम रोशन कर रही थी, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ तक जो बात है, इसको बहुत रूप दे दिया बड़ा। उसके बाद उसमें धरना प्रदर्शन भी हुए, बहुत कुछ हुआ इसमें। लेकिन मैं किसान परिवार से हूँ और जाट परिवार से हूँ,
और नानजाट में नौकरी करी है। तो मैं सब कुश्ती और दंगल का बहुत ही मतलब इसका बहुत चहेता हूँ और इन पे बहुत ही आज भी कुश्ती दंगल लगते हैं, उसमें हम पूरा प्रयास करते हैं कि महिला और संघ उनकी कामयाबी होनी चाहिए। उस तरफ कामयाबी से होनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी पर जिस तरह के आरोप लगे और उसके बाद अब आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये पहलवान जो आरोप लगा रहे थे, आज कांग्रेस में खुल के अपना मुखौटा उन्होंने उतार दिया और सीधे सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का षड्यंत्र था एक नेता को बदनाम करने के लिए आपकी पार्टी के, ऐसा आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और ये ब्रजभूषण जी, इनको एक मतलब बदनाम करने के लिए ये काम करा गया है इसके, क्योंकि महिला संघ में मतलब ब्रजभूषण ने 2011 से अब तक कुश्ती संघ को चलाया और कितने पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल प्राप्त किए उसमें सहयोग किया। लेकिन आज ये राजनीति के तहत जो भी समीकरण चल रहा है कांग्रेस का, वो और मैं तो ये कहूंगा हमारे पूनिया जी और जो दिनेश फोगाट जो कांग्रेस में सम्मिलित हुए, ये भी उन्होंने उचित निर्णय नहीं लिया। उचित निर्णय नहीं लिया, वीरपाल जी का ऐसा कहना है। त्यागी जी की अपनी राय अलग है। मैं चर्चा में शामिल करूंगा सीनियर जर्नलिस्ट जो बिल्कुल बारीक नजर रखते हैं और निष्पक्ष उनकी नजर है, डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी साहब का। उनसे मैं जान लेता हूं कि क्या कहना है उनका। डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था दोनों तीनों तरफ की बातें। मुझे एक बात बहुत देर से ध्यान में आ रही थी, मैं समझ रहा था कोई ना कोई तो उठाएगा। चर्चा हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगे आरोपों के बारे में और उसका परिवाद करने के बारे में, या कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, उन्हें वहां होना नहीं चाहिए था। वो सब बातें तो बाद में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों में से ये क्यों भूल गए कि जिस समय ये सब फसाद चल रहा था, ये लोग आरोप लगा रहे थे और हर जगह दुहाई देते घूम रहे थे। उस समय पर हमारी सरकार ने, किसी भी सरकार ने, किसी राज्य की सरकार ने और न किसी केंद्र की सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया। सब मुंह में दही जमा के बैठे रहे। हमारे पहलवान और खास तौर से महिला पहलवान जिस प्रकार की दुहाई दे रही थी, उस समय उनको ये नहीं ध्यान आया कि देश में विदेश में इन बातों का क्या असर पड़ेगा। जरा जरा सा कोई बयान विपक्षी पार्टी का कोई नेता देता है, वो बयान कितना सही है और कितना गलत है, उस पैमाने पर तोलने की बात तो अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े से बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इन सब आरोपों, इन सब बातों को इस स्तर पर ले जाते रहे हैं कि जैसे वो देशद्रोह कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, दुनिया में जाकर के उन सवालों को उठा रहे हैं जो उन्हें यहाँ के मंच पर कहने चाहिए। लेकिन दुनिया में कोई जाकर के क्यों उठाता है उस बात को, क्यों कहता है, जब उसे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। घर में किसी महिला को कोई पति पीट रहा होता है तो आखिर वो क्या कर सकती है? पति से लड़ने में तो सक्षम नहीं है, कहने में सक्षम नहीं है, तो वो घर के बाहर निकल करके अपनी बात कहने की कोशिश करती है जिससे लोग आकर के बीच बचाव कराएं। लेकिन यहाँ तो उस बात का भी कोई असर नहीं हुआ कभी भी। कितने शर्म की बात है कि जिस प्रकार के वक्तव्य उन्होंने ये सब आरोप लगने के बाद दिए, मीडिया में दिए और खुलेआम दिए, और अंत में जाकर के वो इतने बेशर्म बयान थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी को खुद ब्रजभूषण शरण सिंह को चुप रहने के लिए कहना पड़ा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए था, देश के सामने, समाज के सामने, स्त्रियों के सामने, आम आदमी के सामने, वो बात, वो महिलाओं का संरक्षण वो नहीं दे पाए, उनको एक सांत्वना तक नहीं दे पाए, और केवल अपने वोट के लिए उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को बनाए रखा। और उसके बाद भी चुनाव के समय में उन्होंने उसके बेटे को टिकट दे करके सांसद बनवाया और दूसरे बेटे को विधायक के पद पर पहले ही बैठा रखा है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये उन चीजों को बयान कर देती हैं जिनके बारे में वो ये कहते हैं कि कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई बात ऐसी नहीं कही।
अरे आपने तो जिस लड़की ने, बच्ची ने आरोप लगाए थे और वो नाबालिग बच्ची थी, उसमें पोक्सो लग सकता था, उसमें तुरंत गिरफ्तारी की जिम्मेदारी बन जाती। आपने तो बड़े तरीके से उसको तक हटवा दिया और उससे बयान दिलवा दिया। या इस बात को आप न्यायालय में तो कह सकते हैं कि साहब ये ऐसा होता तो वो क्यों आप पीछे हट जाती, लेकिन आम आदमी के सामने इस बात को वो कैसे भूल सकता है कि आप जिस तरीके की राजनीति करते आए हैं, लोगों पर ईडी का और सीबीआई का और आईडी का इन चीजों का दुरुपयोग करते आए हैं, जिसको आप पहले बुरा बताते रहे कांग्रेस या दूसरे सरकारों के मामले में, वही काम आप करते रहे और आपने तो उनसे चौतरफा तरीके से आगे जाके उसमें बढ़त कर ली है। इतनी इस तरीके का उपयोग और दुरुपयोग किसी और सरकार ने, किसी और प्रधानमंत्री ने, किसी और गृह मंत्री ने कभी करने की सोची भी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ये तो बिल्कुल बेशर्माई की हद हो गई है। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका एक पहलू है, आप जो बात कह रहे हैं उसका एक पहलू है, एक पहलू दूसरा भी है कि परिवार में जो फोगाट परिवार है उसमें भी एकता कम से कम राजनीतिक तौर पर नहीं है। एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का सिंपैथाइजर है और दूसरा विनेश फोगाट तो आज की तारीख में कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कल तक शायद उनका नाम चुनाव लड़ने की लिस्ट में आ जाएगा और जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है शायद वो चुनाव जीत भी जाए। डॉक्टर साहब, मैं बस आपसे 3 मिनट का समय लूंगा और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं और अपने देखने वालों को भी बता देना चाहता हूं कि मामला पूरा आज के दिन का क्या है, किसका क्या कहना है। उसके बाद मैं आपके पास तुरंत दोबारा लौट रहा हूं। सिर्फ 3 मिनट का समय। ठीक है। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। ये कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी और अब इसका नया अध्याय मुस्कुराहट के बीच नए मंच पर नई ललकार के साथ शुरू हुआ है। तिरंगे के लिए खेलते रहे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के गले में शुक्रवार को भी तिरंगे वाली पट्टी थी, लेकिन यह कांग्रेस से जुड़ने का ऐलान थी। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर लगातार चर्चा में रही विनेश फोगाट को हाल में करियर का हाई पॉइंट मिला जब वो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल तक पहुंची, लेकिन महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गईं। मेडल फिसल गया, लेकिन उनकी शख्सियत का वजन बढ़ गया और हरियाणा में चुनावी ताल ठोक रही कांग्रेस ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। राजनीतिक पारी शुरू करते समय विनेश ने अपने दम की बात की तो बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी नहीं गंवाया। कदम कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं ये तो तभी साफ हो गया था जब विनेश पेरिस से देश लौटी थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके स्वागत काफिले में शामिल थे। 4 सितंबर को वो राहुल गांधी से मिली थी और इस मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो गईं। इस बीच तस्वीरें बृजभूषण शरण सिंह की भी सामने आई, जो गोंडा के एक कार्यक्रम में रोते हुए नजर आए। यौन शोषण के आरोप लगने के बाद बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे को सांसद बनाया। बृजभूषण ने दोहराया कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये पहलवान हरियाणा के हुड्डा परिवार की शय पर आरोप लगा रहे थे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे, आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई। बजरंग और विनेश के साथ आंदोलन का तीसरा प्रमुख चेहरा रही साक्षी मलिक भी इनके राजनीति में आने के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ।
लड़ाई जारी रखने की बात विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि अब इस लड़ाई में उनका रोल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं होगा, वो अब नेता के तौर पर देखे जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब ये लोग नेता बन गए, खिलाड़ी थे तो बिल्कुल सही सारे लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस अलग अलग मत इनके पीछे जाकर खड़े हुए, चट्टान की तरह खड़े हुए, तभी सरकार ने समझा। और जब ये मेडल पानी में गिराने जा रहे थे, गंगा में बहाने जा रहे थे, तब लोगों ने इनको रोका, अनुरोध किया, किसान नेता भी आए, आम पब्लिक भी आई, और जंतर मंतर पर एक दिन तो मई के महीने में पिछले साल जब इनको वहां से तंबू टेंट इनके उखाड़े जा रहे थे, मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर वहां गया था। पुलिस से बहुत वहां पर धक्का मुक्का हमें झेलना पड़ा, अंदर तक जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम वहां पहुंचे, हमने स्टोरी की, कवर किया, इन लोगों से बात की, इनकी बात को पटल पर रखा। तब ये केवल मेडलिस्ट थे, तब ये केवल खिलाड़ी थे, लेकिन आज की तारीख में स्थिति बदल गई है। और जब आप कांग्रेस में आते हैं, क्योंकि कुश्ती संघ की लड़ाई को भी आपको समझना पड़ेगा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ हरियाणा है, और बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने वर्चस्व अपना स्थापित किया हुआ है 2011 के बाद से, और बाद में उनके हटने के बाद जो अध्यक्ष बने वो भी एक उनके डमी ही कहलाते थे जिनको बनाया गया। हालांकि वो अब संघ हट गया है, तो सवाल तो उठेंगे कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि ये सारे पहलवान और इनके कई साथी पहलवान आज की तारीख में भी बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ भी करते हैं। तो केवल आप उस नजरिए से नहीं देख सकते ना चीजों को, आपको दोनों पक्षों को देखना होगा। जी डॉक्टर साहब। बात आपकी सही है, दोनों पक्षों को देखना होगा, हर एक के अपने हित अनहित नियत रहते हैं, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जो चीजें आम जनता को दिख रही हैं, मैं उनके नजरिए से बात कर रहा हूं, मेरा कोई निजी आरोप नहीं है। लेकिन जब आप सामने वाले का विश्लेषण करते हैं, उसकी बातों का मर्म जानते हैं, उसी लिए त्यागी जी ने एक बात कही थी कि आम जनता तो इस बात को जान समझ गई है कि भाई सच्चाई क्या है। अब आप एक बात बताइए, क्या नेताओं या राजनीतिक दल नेताओं के साथ साथ अभिनेता या खिलाड़ियों को अपनी तरफ लेने में, उनका उपयोग करने में कहीं चूकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो मथुरा से ही बात कर रहा हूं और इसी बार की बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को उतारा था और उनके सुबह पर्चा भरना है, रात में मालूम पड़ा वो भाजपा में शामिल हो गए। अब ये अलग बात है कि वो भाजपा में क्यों शामिल हुए या उन्हें कैसे शामिल कराया गया, ये अंदर खाने की बात है। इसे खुद विजेंद्र सिंह अच्छे से जानते हैं, मुक्केबाज जो नामी गिरामी रहे हैं, अगर वो कहीं लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ यहाँ की लड़ाई होती। लेकिन फिर भी एक नए कार्यकर्ता ने भी 2 लाख से ऊपर वोट बटोर लिए, ये कोई कम बड़ी बात नहीं थी। तो बात इस बात की है कि भाई राजनीतिक दल तो अपने फायदे के लिए उस व्यक्ति को अपने दल में लेना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में अपने काम के बूते में ही लोगों के बीच तो पहचान बना पाया है। हम उसे कैसे भूल जाएंगे? हम उनकी उस पहचान को कैसे भूल जाएंगे? उन्होंने जिस मेहनत से ये मेडल हासिल किए हैं, एक संगठन चला लेना अच्छी बात है कि वो 10-12 साल से उसको संगठन को चलाए हुए थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन ऐसे तो बहुत से मामले हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं, नेता दर नेता देख रहे हैं। तमाम खेल संघों पर एक सवाल तो इसी बात का है कि तमाम खेल संघों पर राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक घराने से आया हुआ व्यक्ति कैसे काबिज रहता है? क्या वो खेलों में ज्यादा काबिल होता है? क्या वही काबिल होता है? क्या कोई खिलाड़ी अपने संगठन को अपने आप नहीं चला सकते हैं क्या? और फिर जो लोग इस प्रकार की बात करते आए हैं कि वंशवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह जी के बेटे को ही, उनके बेटों को आगे ला के टिकट देना, ये कौन सी वंशवाद की राजनीति नहीं है? इसे हम कैसे मान लें कि वो वहां का भारतीय जनता पार्टी का सबसे काबिल कार्यकर्ता था जो उस बात पे वो आगे आया? यहाँ भी तो वंशवाद है, यहाँ भी तो जो दल इस बात को तय कर रहा है वो अपने आचरण से अलग जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जायज सवाल उठाए हैं। मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ बहुत देर से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बने हुए हैं, उनकी बात को भी सुन लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को क्या कहना है, क्योंकि सभी पक्ष अपनी अपनी बातें एक एक बार रख चुके हैं।
जी डॉक्टर साहब। देखिए वात्सल जी, पॉलिटिक्स में परसेप्शन अहम चीज होता है। बफोर्स में 414 सीट ला करके भी राजीव गांधी जी उस हवा से समाप्त हो गए, हुआ उसमें कुछ नहीं। लेकिन पब्लिक के बीच में जो आरोप लगे, उस आरोप से कांग्रेस को बहुत घाटा हुआ। यहां भी यही बात है। और ये विनेश फोगाट जो है, ये तो कुश्ती में जीती, कोई कुश्ती हारी नहीं। ये अलग बात है कि मेडल कोई नहीं मिला, और मेडल सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मिला बल्कि इस देश को भी नहीं मिला। जिन कारणों से हो, उसमें अकेले विनेश फोगाट जिम्मेवार हो या फिर मैनेजमेंट के तमाम लोग जो जाते हैं मदद करने के लिए किसी भी प्लेयर को, उन तमाम लोगों के कारण ऐसा हुआ हो। लेकिन मौका अगला नहीं लड़ने का मिला और इससे देश को घाटा हुआ। देश एक स्वर्ण नहीं ला पाया और पाकिस्तान से भी पिछड़ गया। तो ये तो बातें होती है। अब उनका राजनीति में शामिल होना न होना, ओलंपिक में जिस तरह से उनको मुंह की खाना पड़ा, अखाड़े में नहीं बल्कि दंगल, दूसरे दंगल में, तो स्वाभाविक है। उससे पहले जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे सब लोग मिलकर के, उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह कोई इंडिपेंडेंट बीजेपी के एमपी थे और बीजेपी पूरी की पूरी खड़ी थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी उनको ब्रजभूषण शरण सिंह को अलग कर दिया, उन पर या फिर उनको जेल में भेजा, पार्टी से भी नहीं निकाला। सब आरोप लगने के बावजूद भी पार्टी से भी नहीं निकाला। उस समय स्वाभाविक रूप से जिन शक्तियों ने, जिन राजनीतिक शक्तियों ने साथ दिया इन पहलवानों का, उनके साथ सहानुभूति रहना स्वाभाविक है। और बीजेपी में चूंकि हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, तो बीजेपी से तो उनकी लड़ाई है, फिर वो बीजेपी के साथ कैसे जा सकते थे और बीजेपी से निष्पक्ष कैसे रह सकते हैं? ये भी संभव नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए इतना संभव नहीं है कि उसके ऊपर पक्ष द्वारा प्रहार हो और वो निष्पक्ष रहे। मेरे ख्याल से कतई संभव नहीं है मनुष्य मात्र के लिए। और मनुष्य है भी विनेश फोगाट भी या पुनिया भी, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। चूंकि कांग्रेस मदद में थी इसलिए कांग्रेस में वो शामिल हो गए। आगे उनको लड़ाई अगर लड़ना है तो एक पक्ष में, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक पक्ष के हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जब वो लड़ाई कर रहे थे उद्देश्य अलग था, कहानी अलग थी, परेशानी अलग थी, जिसके लिए लोग उनके पीछे गए वो मंशा अलग थी। जब तक इसका निस्तारण ना हो जाए, बहुत से लोगों को लगता है आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। साक्षी मलिक जो खुद इनके साथ धरने पर बैठी थी, और जब साक्षी मलिक और बजरंग पुराने खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के घर जाया करते थे, उस समय यही विनेश फोगाट सवाल उठाती थी। वो नहीं जाती थी उन बातचीतों में, वो समझौते की बातचीत में नहीं जाती थी। किसी चीज का एक फॉर्मूला तो आपको निकालना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन किया, कुश्ती महासंघ को भंग किया। बावजूद इसके अभी पूरे देश के अंदर एक उत्साह था। इन्होंने बार बार आईटी सेल का नाम लिया बीजेपी के आईटी सेल को भुला दीजिए। ये पूरा देश, ये पूरा हरियाणा, बाकी लोग, केवल आईटी सेल नहीं है। अब लोग अलग चश्मे से, अलग नजरिए से देखेंगे। जब उनकी साथी भी सवाल उठा रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं आंदोलन की मंशा पर तो सवाल उठेगा? चुनाव में जब प्रचार के दौरान ये लोग जाएंगे, मंशा पर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? आप सीधा जवाब दीजिए। विनेश फोगाट आज जब ज्वाइन की तो कही कि भारतीय जनता पार्टी के अलावे उनके सिवा बाकी तमाम पार्टियां मुझे मदद कर रही थी उस आंदोलन में। वत्सल जी, ये पार्टी एक पक्ष स्वीकार की है तो पक्ष का अपनाने का फायदा मिलता है, साथ साथ उसका घाटा भी मिलता है। लेकिन आज के डेट में ये चुनावी अवसर पर, ये चुनावी मौसम में वो इस राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं तो उस पक्ष में चले गए। अब अंजाम क्या होगा अलग बात है। अब देखिए किसान तो बगैर किसी राजनीतिक दल के
आंदोलन कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पक्ष में जाएंगे जिनसे वो महसूस करते हैं कि इनकी जिम्मेवारी है हमारी समस्याओं का निदान करना, और नहीं कर रहे हैं सत्ता में रहने के बावजूद, तो उनके खिलाफ हो जा रहे हैं। और देखिए, ये सब लोग मिल करके एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, उस शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मनुष्य चाहता है, स्वाभाविक है कि हम इतने मजबूत हो कि बीजेपी से हम दो हाथ लड़ सकें और हम जो चाहते हो प्राप्त कर सकें। जी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपको लगता है कि दंगल 2 में फायदा, एडवांटेज जो है आज की तारीख में वो कांग्रेस के पास है? अपने बाकी मेहमानों से भी एक एक बार पूछ लेते हैं। सबसे पहले प्रमोद त्यागी जी से मैं पूछूंगा। प्रमोद त्यागी जी, आपको क्या लग रहा है आज का जो फैसला है, फायदा एडवांटेज कांग्रेस को, कांग्रेस ने बढ़त बना ली है? मैं एक कहना नहीं मिला। मैं मानता हूं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, लेकिन दुनिया की अब तक की अकेली एक खिलाड़ी है विनेश फोगाट जिसे डायमंड मेडल मिला है। पूरी दुनिया का डायमंड मेडल मिला है। और इसको उस दौरान ऐसा बात छोड़ दीजिए, आप जो आज खेल हुआ है ये राजनीति का खेल है, वो खेल पीछे छूट गया, वो कुश्ती से संन्यास ले चुकी है। आपकी पार्टी ने जो रेड कारपेट बिछाया है उसके बारे में बताइए कि आपको एडवांटेज मिल गया। देखिए, रेड कारपेट हमारी पार्टी ने नहीं बिछाया। पहले इन्होंने संपर्क किया पार्टी से। इन्होंने इसलिए किया कि जब इन्होंने देख लिया कि पूरा देश सच्चाई जान रहा, पूरी दुनिया सच्चाई जान रही है, पब्लिक परसेप्शन ये है, मैसेज ये है, जो पॉक्सो में भी गिरफ्तारी नहीं होती, तो इसका इलाज क्या है? ये क्यों मात खा रहे हैं सच्चे होने के बावजूद, आरोप सही होने के बावजूद क्यों मात खा रहे हैं? ये क्यों हार रहे हैं ये एक ब्रजभूषण शरण सिंह से? तो वो कारण था एक राजनीति, जो ईडी की राजनीति, इनकम टैक्स की राजनीति, सीबीआई की राजनीति जो इस मोदी सरकार ने चलाई है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, टोनी जैसे लोग, इनके लिए उन्होंने कहा क्या करें, तो लोहे को लोहा काटता उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया। कांग्रेस से इसलिए किया कि जो बुरे समय में उनके साथ थी कांग्रेस पार्टी, जो लोग खड़े थे पार्टी के नाम पे जो थी राजनीति, कांग्रेस पार्टी थी, तो अब उन्होंने भी सोचा चलो कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ते हैं और हम भी राजनीति में आते हैं और राजनीति में ही ब्रजभूषण शरण सिंह से दो हाथ करेंगे। इन्होंने हाथ मैं ये मानता हूँ। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को फायदा मिल रहा है, एडवांटेज मिलेगा इनके आने से? देखिए, पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा क्योंकि पूरे देश की सिंपैथी इनके साथ है। पूरे हरियाणा में फायदा मिलेगा, पूरे देश में फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, और इनको भी फायदा मिलेगा। इनको कांग्रेस जैसा बड़ा मजबूत मंच मिला है, एक अच्छी और सच्ची पार्टी का मंच मिला है, जो देश में जिसकी हवा है, जिसने मोदी की हवा खराब कर रखी है अभी, जिनके पापों का अंत होने वाला है, तो इन्हें मालूम है मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इनको, पार्टी को भी? क्योंकि इनकी छवि अच्छी है, इनका परसेप्शन अच्छा है, पूरे देश ने देखा है। ये इस लीडरशिप से संघर्ष करने के लिए, जो संघर्ष करता है वही जीतता है। आप देखिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि कर्ण को कैसे मारो, तो भीष्म पितामह को कैसे मारो, क्योंकि इन्होंने भी तो छल किया था। जब कर्ण ने किया था मुझे क्यों मारा, तो आपने छल नहीं किया था, तो छल का जवाब तो छल से दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण साफ कहा है। आपको ये, आप जो कहानी सुना रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप छल कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने छल किया तो छल का जवाब कैसे देंगे? जवाब तो देना पड़ेगा ना, वरना तो और मार खा जाएंगे। अगर ये चुनाव में नहीं लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग इनको वहीं पे मसल देंगे, इनको व्यक्तिगत तौर पे भी खत्म कर देंगे, इन पर आरोप लगा देंगे, इनके पीछे ईडी सीबीआई भेज देंगे, इनके हो सकता है घर में कुछ और चीज बरामद करवा दें। वो लोग हैं। अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो सीबीआई तो मुख्यमंत्रियों के पास भी जाती है, मुख्यमंत्रियों को भी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, मुख्यमंत्रियों को भी जेल जाना पड़ता है, वो अलग है। ये अभी विधायक ही बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, क्योंकि उससे आपको एक वो नेट नहीं मिलता। खैर, भारतीय जनता पार्टी के त्यागी जी एक नेता है हमारे साथ, वीरपाल जी, उनकी बात को भी सुन लेते हैं। वीरपाल जी, त्यागी जी को लग रहा है कि एडवांटेज जो है कांग्रेस के पास है, आपकी पार्टी मुश्किल में रहने वाली है हरियाणा में, ये पहलवान गेम चेंजर हो जाएंगे। ये सोच रहे हैं योग के पार्टी गेम चेंजर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा के जो भी सैनिक परिवार और जो भी हैं वो भाजपा के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के बहुत ज्यादा व्यक्ति सेना में हैं, तो सेना के व्यक्ति आर्मी को चॉइस करेंगे।
और इस जनता सही बात को पहचानती है। जब हमारे जो खेल के मैदान में थे तो उनके साथ थी जनता हमारी, लेकिन आज वो राजनीति में पहुंच गए तो उसके बाद जनता बदलेगी भाजपा के लिए। जनता का मूड बदलेगा ऐसा लगता है वीरपाल जी को। डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी, लंबी चर्चा हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने कमेंट के साथ इसको समाप्त करें कि क्या आप देख रहे हैं। त्यागी जी को लग रहा है कांग्रेस को एडवांटेज है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी मान रहे हैं कि कांग्रेस को एडवांटेज है, वीरपाल जी को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव है। गौरव अवस्थी जी हमारे साथ थे, दादा अभी जुड़े हुए, वो किसी वजह से उनका कनेक्शन कट गया है। मैं चाहता हूं कि अब आप समाप्त कर दें, बहुत लंबी चर्चा हो गई है, सबने अपनी बात रख दी है। आप क्या कैसे देख रहे हैं पूरे सीन को? डॉक्टर साहब अनम्यूट करना होगा आपको अनम्यूट करना होगा, आप म्यूट हैं। सॉरी पीछे से। आज के समय में जो सवाल आपने सबके सामने रखा है वो मुझे बिल्कुल साफ लगता है कि इस कदम के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना एक कदम खो चुकी है। निश्चित रूप से कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ चुकी है और इसका प्रमाण आपको भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन से भी मिल जाएगा। उनका रिएक्शन जिस तरीके का आएगा वो भारतीय जनता पार्टी पर जो चोट पहुंची है उसको, उसकी गहराई को सामने रख देगा। ये निश्चित तौर पर सही लगता है कि विनेश फोगाट और उनके बजरंग पूनिया के आने से कांग्रेस को फायदा मिलने के चांस बड़े हैं। रहा सवाल, जो बात ये कह रहे हैं कि सेना से संबंध है और सब चीजों से संबंध है, तो मैं केवल इस चर्चा को मोड़ नहीं रहा हूं, केवल एक सवाल पे छोड़ रहा हूं कि जहां तक सवाल सेना का है तो उन सेना के 40 जवानों को पुलवामा में मरवाने का जो आरोप वहां के तत्कालीन राज्यपाल ने खुलेआम लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री के ऊपर, उसका जवाब अब तक क्यों नहीं आ पाया है जनता के सामने? बस इसी से आप अंदाज लगा सकते हो कि जो खेल देने वाला है, जो खिलाड़ी देने वाला प्रदेश है, जो सैनिक देने वाला प्रदेश है, क्या वो एक खिलाड़ी के, क्या वो एक सैनिक के, और ये भी लोग जो खेल के लिए लड़ रहे थे, खेल के खिलाड़ियों के अपमान के लिए लड़ रहे थे, उनका जो जिस तरीके से यौन शोषण किया गया उसके सवाल पर जो लड़ रहे थे, क्या उन पर तो ये एक सैनिक नहीं थे क्या? ये भी एक तरीके के सैनिक थे। और ये खिलाड़ी और जो सैनिक हैं, इनके साथ मुझे लगता है कांग्रेस में, वो हरियाणा में जो लोग हैं, वो जो आज जुड़े हुए हैं सेना से, जो आज जुड़े हुए हैं खेल से, हर तरीके के खेल में वो आगे हैं, वो भी इनका साथ देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। और जहां तक एक छोटी बात 2-3 बार अभी आई है कि इनके साथ लड़ाई लड़ने वाली साक्षी मलिक ने इन पर सवाल उठाए हैं। आपने अपने ही वीडियो में जो साक्षी मलिक का बयान दिखाया है, एक लाइन उन्होंने कही है कि इनको इस पर त्याग करना चाहिए। तो क्या त्याग करना चाहिए? या राजनीति में नहीं आना चाहिए, या कांग्रेस में नहीं आना चाहिए, या भाजपा में चले जाना चाहिए? ये त्याग उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किया। क्या वो भी ये त्याग नहीं कर सकती थी कि इस पर इनके साथ खड़ी होती, या कम से कम इन पर उंगली उठाने जैसी चीजें तो सामने नहीं लाती? तो मुझे लगता है, और हरियाणा कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जो आंखें मूंद करके इस बात को तय करता हो। वो सोचेंगे, समझेंगे और इन सब चीजों के अनुमान लगाएंगे, आंकलन करेंगे, और आम आदमी के साथ क्या प्रतिक्रिया हुई है इस बात की, वो सब चीज सोच समझ करके ही आगे बढ़ेंगे। और उसी से इस चुनाव का परसेप्शन बनेगा कि कौन कितने पानी में रहेगा। बस मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा समाप्त किया। बस मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं कि सत्यपाल मलिक जो समय राज्यपाल थे, जिन्होंने बाद में इंटरव्यू दिए, उन्होंने सीधा आरोप नहीं लगाया था प्राइम मिनिस्टर पर, लैप्सेस की बात की थी। इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि तुम चुप रहो। सत्यपाल जैसा सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया था करण थापर और बाकी लोगों को, सीधी उंगलियां नहीं उठाई थी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। लैप्सेस की बात उन्होंने जरूर की थी। पहली बात ये, और दूसरी बात त्याग की जो बात साक्षी मलिक ने की, वो उनका अपना परसेप्शन है किस तरह की सवाल तो
जो उठाए गए विनेश फोगाट पर, वो उनके खुद के जीजा ने भी सवाल उठाए जब उन्होंने सबको शुक्रिया कहा और महावीर फोगाट का नाम लेना वो भूल गई। तो घर के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है। निश्चित तौर पर ये अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, इन्हें कौन सी राजनीतिक पार्टी चुननी है, नहीं चुनना है। जैसा प्रमोद त्यागी जी कह रहे हैं कि एडवांटेज कांग्रेस आज की तारीख में है, क्योंकि विनेश फोगाट बड़ा नाम है आज की तारीख में, उनके साथ पूरे देश की सहानुभूति है। निश्चित तौर पर हरियाणा के लोगों की भी होगी। वो अमृतसर गई, स्वर्ण मंदिर गई, वहां मत्था टेका, उसके बाद वो किसानों के पास गई, यानी वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी। उसके बाद वो राहुल गांधी के पास गई और आज भी कांग्रेस में शामिल होने के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली। बजरंग पूनिया उनके रिलेटिव ही हैं। विनेश की बहन के साथ बजरंग की शादी हुई है, घर का मामला है। और राजनीति में तो आजकल घर को ही बढ़ाया जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस पर तो लंबे समय से आरोप लगते हैं। हमारे एक्सपर्ट, बहुत बड़ा पैनल था आज हमारे साथ। गौरव अवस्थी जी फिलहाल इस चर्चा में नहीं है, लेकिन डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी, बीजेपी के नेता वीरपाल सिंह जी, प्रमोद त्यागी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार शामिल हुए। इन सभी ने अपनी बात रखी। आप लोगों की भी अपनी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप क्या कहना चाहते हैं? दंगल 2 अगर हो रहा है, ये वाकई दंगल है, इनके आने के बाद दंगल हो रहा है पहलवानों के, तो इस दंगल को कौन जीतेगा? आप भी कुछ हमें बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। आपकी राय का भी बहुत स्वागत है। हम अगले किसी कार्यक्रम में आपकी राय को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में, इस लंबी चर्चा में हर पहलू को कवर करते हुए हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आप सभी का, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे तमाम मेहमानों का भी मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर विद्यार्थी, वीरपाल जी, त्यागी साहब, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। गौरव दादा नहीं है, उनको भी बहुत बहुत आभार, और देखने वालों का भी आभार, और सभी को नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।